नमस्कार, मैं हूँ युवकाश और हम तो जुड़े हुए हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। पिछले लेक्चर से पिछले जो सेमीकंडक्टर एंड देयर डिवाइसेस पर चर्चा चल रही है, एक लेक्चर जा चुका है, उसमें विस्तृत चर्चा की गई किसके बारे में, तो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड डायग्राम के साथ। इसके बाद में यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इसके आधार बना करके हम लोग पहले मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट जाने क्या क्या डिफरेंसेस होता है। फिर जैसे विस्तृत चर्चा हुई एनर्जी बैंड्स के बारे में, तो उसके आधार पर भी हम लोग सॉलिड यहाँ जो सॉलिड का बार बार बताया जा रहा है कि सॉलिड के केस में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। तो ऐसी चर्चाएं पिछले लेक्चर में मिल जाएगी, विस्तृत रूप से किया गया है। हम लोग पहुंच चुके थे कहां तक, तो डॉपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसके आगे हम लोगों को चलना है। एक बात ध्यान रहे, नाम है सेमीकंडक्टर्स, तो थोड़ा सा अगर यदि बेसिक्स पर हम लोग जाएं, सीधा नाम जैसे बोला गया सेमीकंडक्टर मतलब हुआ अर्धचालक, क्योंकि ये 0 केल्विन यानी वेरी लो टेम्परेचर पर कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग जाते हैं, इस सेमीकंडक्टर को ले जाते हैं, खास करके जब क्रिस्टल की हम लोग बात किए हुए थे, क्योंकि सॉलिड का जो सॉलिड का स्ट्रक्चर से हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उसको ट्रांसफर किए हुए थे, खास करके सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि जिसमें से सिलिकॉन का मेजर ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कंपाउंड सेमीकंडक्टर में से दोनों इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर की भी चर्चा की गई। तो एक बात का ध्यान रखना है कि भाई जब तक कंडक्शन एनर्जी बैंड में से इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे, ये क्रिस्टल सेमीकंडक्टर कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1 यही होता है 0 केल्विन पर। लो टेम्परेचर पर क्या होता है कि कंडक्शन एनर्जी बैंड खाली होता है, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्लियर कर चुके हैं, और इसीलिए ये कंडक्ट नहीं करता है। अब सीधा हम लोग पीछे से बैकअप देते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपको डॉपिंग बताया गया है, जरा सा हम लोग डॉपिंग की चर्चा फिर से कर लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब हुआ प्योर सेमीकंडक्टर। वेरी लो टेम्परेचर पर जब हम लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें कंडक्शन की कोई संभावना नहीं बनती है, क्योंकि कंडक्शन एनर्जी बैंड खाली होता है। एक बात पीछे देखने की जरूरत है, इसमें से ये भी बताया गया कि सिलिकॉन के केस में, जो सिलिकॉन के केस में जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग लाइव फॉर्म किए, तो वहां देखिए कि इसका फॉरवर्ड एनर्जी गैप का मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा था, और जर्मेनियम का 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप दोनों में से किसी भी के क्रिस्टल को लेकर के आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, और बहुत आसानी से दोनों आगे जो आएगा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसकी चर्चा आसानी से किया जा सकता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, ये रहा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जर्मेनियम का हो गया 32, जिसका कॉन्फ़िगरेशन डाला हुआ है। इन एनी यहाँ क्या है कि सिंपल बात समझना है, जो कि अर्धचालक कहा गया, चालक है भी नहीं भी है, सिर्फ फिजिकल टेम्परेचर पर यहाँ डिपेंड कर रहा है। इसी के नाम पर इसका जो है इसी बिहेवियर की वजह से अर्धचालक नाम पड़ा। तो यहाँ आप सीधा समझेंगे कि जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड, क्या होता है कि सारे जो क्रिस्टल एटम्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये कैटिनेशन पावर जो है कार्बन फैमिली का मेंबर है, जाहिर सी बात है कैटिनेशन पावर इसमें से होता है। एक बॉन्ड एक जो एटम है दूसरे से तीसरे, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सिस्टमेटिक सिमेट्रिक अरेंजमेंट होता है। इस दौरान क्या होता है कि हम लोग देखे हुए हैं या आगे देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में इंगेज था, वो जनरेट कर जाता है, बाहर निकल जाता है, क्रिएटिंग अ होल, और ये होल को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव इन नेचर ट्रीट किया जाता है, या कहें तो है। तो यहाँ जो है, यहाँ भी बोला गया कि होल अपनी जगह से घूमता नहीं है, लेकिन उसका जो रैंडम मूवमेंट में होता है ना, जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता चला जाएगा, उसी को मूवमेंट माना जाता है, यानी उसकी गति मानी जाती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में से सीधी सी बात ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा उतना ही होल क्रिएट होता है। जहां बोला गया था कि आप होल के लिए Pi = प्लस
यानी पॉजिटिव इन नेचर होता है if Ni and Pi are the concentration of electrons and holes respectively। तो इसका मतलब हुआ कि रूम टेम्परेचर पर Ni नंबर ऑफ, यहाँ जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है। द क्वांटिटी Ni and Pi, यहाँ जो है हम लोग इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कैरियर कंसंट्रेशन कहते हैं। इसके बाद बात आई थी डॉपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, जो हम लोग जानते हैं आदमी जो है अपनी सुविधा के लिए जो है पीछे उसके पीछे दौड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत 0 डिग्री या 0 लो टेम्परेचर पर आखिर अगर सेमीकंडक्टर नहीं काम करेगा तो फिर हम लोग उसे उसके यानी वो कन्वेनियंट डिवाइस हो ही नहीं सकता या कन्वेनियंट डिवाइस बनाकर दे नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग बोले भाई कि इस टेम्परेचर पर भी ये जो है लो टेम्परेचर पर भी इसको एक्ट करना चाहिए, और इसकी वजह से तो ये इसके वजह से कंडक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि कंडक्शन एनर्जी बैंड खाली था, वैलेंस एनर्जी बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे। हम लोग देख चुके हैं कि 3s2 और p2 जो था उसी की वजह से सारा रिजल्ट क्रिएट हुआ। तो यहाँ जो है सीधा समझना है कि डॉपिंग दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट, उद्देश्यपूर्ण क्या किया जाता है, एडिशन किया जाता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इनटू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हालांकि इसमें हम क्रिस्टल बन चुका है तो क्रिस्टल में ही क्या किया जाता है, अशुद्धि मिलाई जाती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्याएं 4 होती हैं। जाहिर सी बात है इसके एटॉमिक साइज के अनुसार ही डॉपिंग किया जाएगा। डॉपिंग का मतलब सीधा हुआ, जैसे कई बार एग्जाम में आ चुका है व्हाट डू यू मीन बाय डॉपिंग, तो यहाँ आपका डेफिनेशन है, देखिए डॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन, है ना, उद्देश्यपूर्ण जोड़ जो है किसका किया जाता है, उद्देश्यपूर्ण, ये उद्देश्य से किया जाता है, एडिशन ऑफ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इनटू द क्रिस्टल ऑफ और इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ जो हम लोग जोड़ते हैं, जो जोड़ा जाता है इम्प्योरिटी एटम, इसी को कहा जाता है डॉपिंग्स। द सेमीकंडक्टर कंटेनिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज इम्प्योर, या इम्प्योर को यहाँ बोलेंगे हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे मान लो आपको पूछ दिया गया व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो डॉट सेमीकंडक्टर्स आर नथिंग बट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इसको और भी सरल भाषा में कह सकते हैं कि इम्प्योर यानी अशुद्ध जो हम लोग बनाते हैं क्रिस्टल को। तो ये रहा। अब रहा कि द सेमीकंडक्टर, यहाँ जो है मेथड्स ऑफ डॉपिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्रिस्टल लेना है, इसका क्रिस्टल लेंगे या तो सिलिकॉन या नहीं तो जर्मेनियम का, और इन द प्रेजेंस ऑफ डॉपेंट्स एटम क्या करना है, हिट कर देना है, पहला प्रक्रिया। दूसरा है एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स इन द मोल्टेन, है ना, मोल्टेन जो थोड़ा सा जो है नॉर्मल हीटिंग करने के बाद में मोल्टेन फॉर्म में आने के बाद वो अपने ही क्या करेगा, एक एटम को रिप्लेस करते हुए उसका इम्प्योरिटी एटम उसमें सेटल डाउन कर जाता है। एक बात ध्यान रहे कि ये 14 ये ग्रुप एलिमेंट है, तो इसके क्रिस्टल में या तो जो जैसे 4 यहाँ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाला जो है कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो आप 3 वैलेंसी वाले को जोड़ सकते हैं, या नहीं तो 4 या 5 वैलेंसी वाले एटम्स को ही जोड़ा जा सकता है, वही इम्प्योरिटी के अंदर आएगा, आगे हम लोग देखेंगे। और ये घात करने पर, है ना, बॉम्बार्डिंग आजकल सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। पिछले लेक्चर में देखिए इसके जानकारी दी गई है, बॉम्बार्डिंग सेमीकंडक्टर बाय आयंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं कि भाई जो डोपेंट्स हम लोग यानी शुद्धियां मिलाएंगे, जो परमाणु अशुद्धि के रूप में मिलाई जाएगी, उसकी कुछ करते हैं। हम लोग ईटा पत्थर उसमें नहीं जोड़ सकते, सिंपल सा बात है। तो यहाँ देखिए क्या है, क्वालिटीज ऑफ, गुण क्या होना चाहिए डोपेंट्स का। साइज ऑफ डोपेंट एटम शुड बी नियरली इक्वल टू साइज ऑफ एटम ऑफ सेमीकंडक्टर टू बी डॉप्ड। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जिसके वैलेंस इसका जो साइज एटम का होगा वो जाहिर सी बात है जिसका 3 वैलेंसी होगा और 5 तो खुद ये है, तो उसी तरह के एटम्स को हम लोग जोड़ सकते हैं। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शुड नॉट चेंज। लेकिन जोड़ते समय एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो क्रिस्टल का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शुड नॉट चेंज द बेसिक क्रिस्टल
लैटिस ऑफ द सेमीकंडक्टर। तीसरा शब्द इसका है, यानी जो क्वालिटीज है, गुण है, वो है द नंबर ऑफ डोपेंट्स एटम्स शुड बी अबाउट 1 मिलियन, 1 मिलियन होना चाहिए ऑफ पेरेंट एटम्स ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ डोपेन एटम्स शुड बी अबाउट 1, 1 होना चाहिए। 1 मिलियन में अगर एटम्स हैं क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो उसमें से एक जोड़िए, है ना, एक जोड़ना है, तो ये प्रॉपर जो है डोपिंग कहा जाता है। हालांकि आदमी जब जान गया कि अशुद्धि मिलाने के बाद ये इसका जो एक्टिविटीज है वो एकदम गुड कंडक्टर की तरह है, जाहिर सी बात है इससे फायदा उठाया गया और डोपिंग के प्रोपोर्शन को उद्देश्य के अनुसार बदला भी गया है और अधिक भी किया गया है। तो अब आते हैं जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज of dopants atom। नंबर 1 देखिए, there are 2 basic types of impurities that can be added into the crystal of semiconductor to increase the conductivity। भाई लो टेम्परेचर पर ये नहीं कंडक्ट करता है, तो इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें से अशुद्धियां मिलाई जाती हैं और ये अशुद्धियां जो हैं एक 2 टाइप का होता है। और देखिए एक सीधी सी बात है कि इसमें आपको सबसे पहले पूछा जा सकता है कि अशुद्धियां क्यों मिलाई जाती है, व्हाई वी यूज टू ऐड इम्प्योरिटीज एटम इनटू द क्रिस्टल ऑफ प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम। तो सीधी सी बात जवाब देना है सीधा कि भाई इसमें से इसका एक ही उद्देश्य है, तो इंक्रीज द कंडक्टिविटी, है ना, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। अब जाहिर सी बात है इसकी तमाम शर्तें जो हैं वो बताई गई, इसको एक बार और ध्यान से देख लेंगे। अब आते हैं आगे की तरफ, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज डोपेंट्स, की जैसे ये कार्बन फैमिली का मेंबर है, अगला जो है यानी इसका वैलेंसी 4 है, तो आगे वाले का जो वैलेंसी है या उसके एक पीछे वाले इसी एटम के साइज कंपैरिजन में आएगा। तो यहाँ आ जाएगा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज डोपेंट्स, द डोपेंट्स हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एन एलिमेंट whose atom has 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स is called pentavalent impurity। जैसे देखिए इसमें से आएगा आर्सेनिक, जिसका वैलेंसी 5 होता है, एंटीमनी, फास्फोरस, है ना। इसके बाद अब आता है these impurities are also known as donor impurities as they donate extra electrons to the intrinsic semiconductor। भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्याएं 4, वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ये पेंटावेलेंट में क्या हो रहा है कि सबके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है 4-4 ऑक्टेट रूल, है ना, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां देखिए एक एक्स्ट्रा यानी 4 जोड़ 5 बराबर 9 होता है, 8 जोड़ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है ना, दान दे रहा है टू द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसीलिए इसको कहा गया डोनर इम्प्योरिटी एटम। अब आता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। हाँ भाई इसको यहां अगर हम लोग देखें तो यही मामला फिर बढ़ जाता है। देखिए 4 और 4 + 3 होना चाहिए 8, तो इसका मतलब हुआ 7 + 1 खाली जगह बच गया, है ना, यहाँ एक खाली जगह बच रहा है। तो सीधा समझना है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज या डोपेंट, द डोपेंट हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एन एलिमेंट हुज, जिसका कि एक प्रत्येक एटम का जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तो इसको टेट्रावेलेंट या ये जो है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहा जाता है। तो यहां साफ हो गया कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के लिए हम लोग जो है यहाँ जो है इस्तेमाल करने वाले हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज में से कौन कौन आने वाला है देखते हैं, इंडियम है, गैलियम है, एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, और इसका जो अभी कंडीशन बताया 4 जोड़ 3 बराबर 7 प्लस 1 और रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन, इसके देते हैं ये क्या करामात करता है, आगे इसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। फिलहाल
These impurities are also known as acceptor impurities as they accept electrons from the covalent bonds of the intrinsic semiconductor। भाई इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन, इसको कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये उपटान करेगा, है ना, अगल बगल के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उसको जो है तोड़ेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो लेने वाला है। तो पीछे क्लास में देखेंगे तो उसमें से सारा ब्यौरा आपका दिया हुआ है। बात क्लियर हो गया कि हाँ हम लोग 2 ही तरह के डोपेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जी एक पेंटावेलेंट और दूसरा ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब हो गया कि वैसे एलिमेंट्स के एटम्स इसमें से डॉप करने हैं जिसका वैलेंसी 5 होता है। ट्राइवेलेंट का मतलब हुआ कि जिसका वैलेंसी 3 होता है। अब आते हैं आगे जाने के पहले हम लोग जो पी टाइप और एन टाइप का निर्माण करने वाले हैं उसके तरफ जाने के पहले कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात हम लोग उनको पता चल चुका है कि रूम टेम्परेचर पर ये कंडक्ट कर सकता है, और कंडक्ट कर सकता है इसका मतलब जरूर वो से इलेक्ट्रॉन जो है यानी चार्ज कैरियर्स जो हैं, चार्ज कैरियर्स में से यहाँ दोनों आएगा, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडक्शन एनर्जी बैंड में अवेलेबल हो सकता है, तभी तो ये कंडक्ट करता है। मगर कैसे? इसके लिए आपको थोड़ा सा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां हम लोग एक बात समझते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया हुआ होगा या पढ़ लिए होंगे, आई बराबर एन ए बी बेस डी। यहाँ सिलिंड्रिकल फॉर्म हम लोग कंडक्टर लेते हैं, करंट हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स या ड्रिफ्टिंग चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, सिलिंड्रिकल कंडक्टर में इसको दर्शाया जाता है। ई हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ ड्रिफ्टिंग चार्ज कैरियर्स, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वी बेस डी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये प्रीवियस करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात है। तो यहाँ जो है कुछ बातें हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट इन इम्प्योरिटी इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पर, इसको भी हम लोग देख लेंगे हल्का सा तो और भी समझ में आएगा, लेकिन ये रिमाइंड करने वाली बात है और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का मुख्य हिस्सा है, क्योंकि इसके बगैर इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, और इसी को कहीं कहीं बुक में आपको ऐसे मिलेगा रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। आई बराबर, ये याद रखना ही पड़ेगा। फिर से एक बार बोल देते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी बेस डी। वी बेस डी का मतलब हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फिलहाल कर इलेक्ट्रिक करंट इन इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर होता क्या है, देखिए क्या है कि 0 केल्विन की कहानी अलग थी, लेकिन यहाँ रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसके इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ देखिए क्या होगा, ये कहानी पूरे क्रिस्टल में होगा। ये जर्मेनियम का क्रिस्टल, प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल दर्शाया गया है। इसमें से एक जगह आपको चिन्हित किया गया है, देखिए कैसे क्या होता है कि हीट एनर्जी ये क्रिस्टल पर पड़ता है, और क्रिस्टल पर जैसे ही हीट एनर्जी पड़ेगा तो क्या होगा, क्रिएटिंग अ होल, यानी सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह का है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो जाहिर सी बात है एक होल क्रिएट होगा। अब यहां से फिर यही कहानी शुरू होगी, यहाँ एक होल क्रिएट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया इस जगह पर। तो पूरे क्रिस्टल में क्या होगा कि इस तरह की कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात याद रहे कि इसमें जितना होल्स क्रिएट यानी जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल क्रिएट उतना ही होल होगा, यानी दोनों की संख्या Ni बराबर जो है Pi हो जाएगा। Pi मतलब हुआ होल्स, ये रहा फ्री इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पॉजिटिव के फॉर्म में दिखाया गया है, यहाँ देखिए इस तरह से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिकम्बाइंड भी होता है, यानी होल और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिकम्बिनेशन भी होता रहता है इसी टेम्परेचर पर। लेकिन इस काबिल ये हो जाता है कि ये फॉरवर्डिंग एनर्जी यानी वैलेंस एनर्जी बैंड से क्या हो सकता है, जंप करके जा सकता है कंडक्शन एनर्जी बैंड में। और अगर यहाँ कोई भी चार्ज कैरियर अवेलेबल रहा, आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल, तो ये कैरी ऑन करना शुरू करेगा, कंडक्ट करना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ बात है कि जितना होल है, यानी कहने का मतलब हुआ कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं उतना ही होल्स होता है। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इसमें से दोनों बराबर होगा।
और अगर दोनों बराबर होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर इसके अक्रॉस हम लोग एक बैटरी को जोड़ते हैं, सेल को जोड़ते हैं, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। मगर कैसे? आगे की जर्नी की तरफ चलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं। और इसमें से क्या किया गया है, ये देखिए, यहाँ एक हम लोग लिए हुए हैं सिलेंडर जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है। अब इतना बात तो सबको पता होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिस दिशा में होता है उसके विपरीत दिशा में हम लोग करंट की दिशा लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है कि ये जो रंग दिखाया हुआ पीला वाला वो होल का है ना, दीज आर होल्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे कलर का है, उसको इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है ताकि समझ में आ जाए, नोट बनाने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। ये रहा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। यहाँ देखिए बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ईएमएफ ये हो गया नेगेटिव है। तो नेगेटिव टर्मिनल जो है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा और होल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी मूवमेंट इस तरह से होगा, होल का भी मूवमेंट होगा नेगेटिव के तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो है ये जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन करंट की दिशा जो होगी, कन्वेंशनल है ना, तो उसकी दिशा विपरीत दिशा में दी जाती है। सीधा सा आते हैं जो अभी बात किया गया कि भाई टोटल करंट अगर आई है, इसका टोटल करंट आई है, तो इसका मतलब हुआ करंट कंस्टिट्यूटेड बाय ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ड्रिफ्ट करेगा तभी। देखिए करंट का एक बेसिक बात था कि ये रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का था वो काफी बड़ा था, 10 to the power into the order of 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन वे सारे इलेक्ट्रॉन कभी करंट का निर्माण नहीं कर सकते थे। तो जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस उसके या इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर अप्लाई की पैरेलल टू द कंडक्टर, है ना, क्योंकि अगर पैरेलल आप नहीं करेंगे तो मूवमेंट का जो है वो प्रोजेक्शन बदल जाएगा, वो पैराबोलिक पाथ में चला जाएगा। तो वहां पैरेलल टू द कंडक्टर जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन किया गया तो वहां क्या हुआ कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो रेंडमली फास्ट मोशन में चल रहा था, वो क्या होता है, सिस्टमेटिक मोशन में चलना शुरू होता है। और वहां जो है इनको द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड, ये बड़ा वेलोसिटी नहीं है, काफी छोटा मान होता है विद रिस्पेक्ट टू द थर्मल स्पीड। तो यहाँ दोनों की दिशा एक वहां जो है करंट से जुड़ा हुआ हल्का सा देखेंगे तो टोटल करंट का मान यहाँ क्या हो रहा है। देखिए टोटल करंट का मान I = I/C, अर्थात करंट कंस्टिट्यूटेड बाय ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे अब ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया है, प्लस करंट कंस्टिट्यूटेड बाय होल्स। अब अभी फर्स्ट प्रिंसिपल में हम लोग देख चुके हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल पिछला सूत्र जो है I = NeAVD। अब तक तो सबका तैयार हो चुका होगा क्योंकि इसके बगैर तो होगा नहीं, है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा जा सकता है इस बार जैक बोर्ड में, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो I = NeAVD और इसका वास्तविक नाम बता देते हैं। ये मोटा मोटी जो काम होता है ना, ये दरअसल कहा जाता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी का नतीजा है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। अब आते हैं I बराबर क्या था, I = NeAVD हो गया। ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो सेमीकंडक्टर सिलेंड्रिकल लिया गया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। अब यहां देखिए इसी फॉर्मूले पर एक बार हम लोग कह देंगे Ne, यानी नंबर ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड V बेस E जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हुआ। इसके बाद I बेस H अर्थात अमाउंट ऑफ करंट कंस्टिट्यूटेड बाय होल्स। तो यहाँ N जो है N बेस H कर देना है, ये तो वही होता है ना जहां से इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो जो पॉजिटिव का होता है वही नेगेटिव का मैग्नीट्यूड होगा। तो EAV बेस H, अब टोटल यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ बैठ गया। अब देखिए ये कॉमन चला आया, ठीक, और यहाँ जो है N बेस E हो गया, V बेस E, तो ये आ गया NH, दोनों बाहर हो गया। लेकिन ध्यान रहे कि if the electric field applied is small,
तो ये ओम के नियम का पालन करता है ना। सेमीकंडक्टर ऑबेज ओम्स लॉ, वरना ये कभी भी हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्ट्रॉन्ग अप्लाई कर दिए तो फिर ओम का नियम नहीं लागू होगा। फिर से आप देखिए, यहां थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्या कि अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान छोटा हो, है ना, छोटी छोटी बात है, लेकिन मोटा मोटी लेने के बाद सेमीकंडक्टर समझ ले या आगे चल करके गलत हो सकता है। तो उम्मीद है समझदार हैं सब, ये बात समझिएगा क्या है कि भाई अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल हो तभी सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो आपका किसका पालन करेगा, ओम का नियम, है ना, वरना ये नॉन ओमिक कंडक्टर है एकदम पक्का। इसका मतलब ओमिक कंडक्टर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये ओमिक कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। तभी हम लोग V बराबर क्या होता है जी, आई आर होता है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, यहां जो है I इज इक्वल टू, जरा सा ले लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। अब यहां देखिए, ये टोटल I की जगह पर हम लोग V बाय R लिख सकते हैं, बाकी इक्वेशन वैसे ही रहने देते हैं। ये कॉमन चला गया, ठीक, ये कॉमन चला गया। अब जो है यहाँ E A इतना आ गया आपका, ठीक। अब करना क्या है कि R बराबर होता है रो एल बाय, है ना, रो एल। ये देखिए 10th क्लास से जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा आगे पीछे की बात नहीं है। तो V R का वैल्यू अगर हम लोग रो एल बाय ए रखें, हाँ R का सिंपल करने के लिए ताकि ज्यादा लंबा नहीं हो, ये देखें ये हो गया। यहां बोला गया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली जो कि जो कंडक्टर की ओमिक कंडक्टर के जैसा ये बिहेव तभी करेगा जब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और अगर ये ओमिक कंडक्टर का एप्लीकेशन यानी ओमिक कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है तो ओम का नियम क्यों नहीं लागू कर सकते, व्हाई नॉट, तो लागू कर रहे हैं। तो यहाँ जो है ना रो बराबर, ये मैट्रिक वाला सूत्र है, रो एल बाय आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो यहाँ आर का वैल्यू बिठा दीजिए, जैसे आर का वैल्यू बिठाएंगे ये ऊपर चला जाएगा डी ए बाय रो एल। अब यहाँ देखिए ए क्या होगा, कट जाएगा, कटेगा, एकदम कटेगा। अब V बाय एल बराबर होता है E। पीछे भी के इलेक्ट्रोस्टैट में कई बार डिस्कस हो चुका है। तो रो एल यानी ये वाला पोर्शन हम लोग लिख सकते हैं, क्या E लिख सकते हैं, तो E बाय रो बच गया, देखिए E बाय रो, यहाँ E बचा हुआ है, देखिए इतना बचा। अब यहाँ हम लिख भी दिए हैं इस जगह पर कि भाई ये होता है। तो मोबिलिटी का एक, जैसे करंट में पढ़े होंगे, मोबिलिटी का मतलब होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को म्यू बोला गया था। म्यू का मतलब हुआ मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उसको हम लोग नीचे ले आएंगे, तो इसको यहां से हटाए और ये देखिए यहां ले आए, तो यहां तोड़ दीजिएगा तो V बाई ई, V बाई V E अपॉन कैपिटल E, V E अपॉन कैपिटल E, तुरंत कर देते हैं V अपॉन कैपिटल E, V अपॉन कैपिटल E बराबर ऐसे लिख सकते हैं मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहां क्या किया जा सकता है VH अपॉन E बराबर मोबिलिटी ऑफ होल, वही किया गया। देखिए ये E इधर ले गया, अब V बाई E बराबर हो जाएगा म्यू बेस E हो गया, और ये VH बाई E बराबर म्यू बेस H मोबिलिटी ऑफ फोर्स, ये रहा। 1 बाय रो बराबर सभी लोग जानते होंगे, कल भी चर्चा हुई है, सिग्मा होता है। तो सिग्मा का मान E इंटू एन ई म्यू ई प्लस NH म्यू H हो गया। ये एक्सप्रेशन आपको काम आएगा। अब आते हैं आगे, कुछ इसकी आवश्यक बातें हैं जो ध्यान में रखना है। नंबर 1,
इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी जो होता है ना कहीं भी, यहाँ चाहे ये सेमीकंडक्टर के केस में ध्यान रहे तो होल और सेमीकंडक्टर होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द होल अधिक होगा। द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज हायर देन द होल मोबिलिटी, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा नंबर, the resistivity or conductivity depends not only on the electron and hole density but also on their mobility। देखिए भाई, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, जैसे एक लोग सीधा समझता है कि अरे हो गया चलो अब होल डॉपिंग कर दिए खत्म हो गया, बात नहीं। एक बात ध्यान रहे, क्योंकि मीडियम भी इसमें रोल प्ले करता है और इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करने वाले हैं। जो रेसिस्टिविटी, जो कंडक्टिविटी जो है अभी जो हम लोग दिखाए है ना, तो ये डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी ना, जैसे हो गया डॉपिंग कर दिए, नंबर ऑफ होल्स बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कहानी खत्म नहीं, कहानी खत्म नहीं, कहानी तो अब शुरू होगा। क्योंकि वो सिर्फ होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन होने से वो कंडक्टर गुड कंडक्टर नहीं होगा, उसकी मोबिलिटी बहुत मायने रखती है। अर्थात जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत मायने रखेगा। वो कैसा है, यहीं से तो रेजिस्टेंस वगैरह जो जुड़ा हुआ है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस, वो जबरदस्ती थोड़ी ही आता है, उसके पीछे बेसिक बातें हैं जिसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा यहाँ समझने की जरूरत है। The mobility depends relatively weakly on temperature। ये टेम्परेचर पर थोड़ा सा जो है देखिए क्या है, the mobility depends relatively weakly on temperature। दरअसल ये टेम्परेचर पर ज्यादा निर्भर नहीं करता है, कमजोर ढंग से निर्भर करता है। इसीलिए देखिए यहाँ हम क्या किए हैं, नीचे कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन क्या होगा टेम्परेचर। देखिए यहाँ क्या था, आप अलग धुन में जा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या बोला गया कि मोबिलिटी डिपेंड्स रिलेटिवली वीकली ऑन टेम्परेचर। ये जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो थोड़ा कमजोर ढंग से टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जबकि एक डायरेक्ट जो प्रश्न रहता है, देखिए मोबिलिटी में सीधा बात है, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। भाई जरा यहाँ नजर डालिए तो पता चलेगा कि यहाँ भी तो ये कंडक्टिविटी है, ये भी तो निर्भर कर रहा है मोबिलिटी पर, और मोबिलिटी जो है कमजोर ढंग से निर्भर करता है किस पर, टेम्परेचर पर। ये दोनों बात ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब यहाँ जो मोटा मोटी जो 12 वगैरह में एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, ऐसी बात है बढ़ेगी। उसके बाद रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है, अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो घटेगा, क्योंकि ये दोनों बढ़ नहीं सकता, ये दोनों घट नहीं सकता। अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस का मान घट रहा है। अब आता है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसीलिए हम इसको इकट्ठा कर दिए हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसको और इसको हमेशा जो है कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में बढ़िया करके आना है। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, ये दोनों पॉइंट्स अगल बगल में लिखे हुए हैं ताकि आप इन दोनों को ध्यान में रखें। रेसिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। यानी यहां जरा ध्यान दीजिएगा, कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर का डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज अगर करें ना, ठीक इसका उल्टा जो सेमीकंडक्टर में हो रहा था उसका ठीक रिवर्स ऑर्डर में होता है। इसमें तो यहां थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। यहां देखिए 7वें नंबर में क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगल बगल में सारा बात लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं करें, बल्कि साफ सुथरे ढंग से इस पर विचार करने की जरूरत है। अब हम लोग आते हैं एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर में। बात तो क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है क्या करना है,
तो सीधे आते हैं एक्सपेंसिव और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। हम लोग को पहले से पता है कि डॉपिंग करना है, और डॉपिंग करना है तो एक ऐसे इम्प्योर यानी एक ऐसे डॉपिंग से करना है जिसका कि साइज ऐसे एटम्स को क्रिस्टल में यूनिट करना है जो कंपेरेबल साइज का हो विद रिस्पेक्ट टू द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसमें से 5 वैलेंसी वाला कर सकते हैं या नहीं तो 3 वैलेंसी वाला एटम्स को किया जा सकता है। पहले पेंटावैलेंट था। व्हेन द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डॉक्ड, मतलब हम लोग जोड़ रहे हैं, 3 विधि जोड़ने का बताया गया पीछे, विद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जैसे फास्फोरस से करेंगे, एएस से करेंगे या एसबी से करेंगे, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। अब इसको ज्यादा जोर से नहीं लेना, जैसे एक क्रिस्टल ले लिए, ठीक, एक क्रिस्टल ले लिए, अब इसमें बॉम्बार्ड कर दिए, किससे, तो किसी भी, जैसे फास्फोरस हो गया, एसबी हो गया, किसी से आप एक एटम यहाँ जाएगा क्रिस्टल में, एक एटम जो क्रिस्टल का होगा जर्मेनियम का वो रिप्लेस कर देगा, अपने उसके घर में बैठ जाएगा, उगाड़ में गया जी। अब सारा खेल खेलने वाला है कौन, वो एसबी। देखते हैं क्या करेगा। वन द क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम इज डॉक्ड विद आर्सेनिक, यहाँ जो है हम दिखाए गए आर्सेनिक में, है ना, द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एस एटम, क्योंकि 5 है, देखिए 4 जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है जर्मेनियम के साथ, और 5th इलेक्ट्रॉन जो एस का रहता है वो लूजली बॉन्ड तो फ्री हो गया है ना, वो थोड़ा सा पकड़ होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रहने की वजह से, तो यहाँ जो है एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। जरा सा आगे देखते हैं, ये रहा, देखिए एस एटम 1 2 3 4 एंगेज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ फ्री है ना, फ्री है, लूजली बॉन्डेड फ्रॉम एस एटम, है ना। न्यूक्लियस का होल्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस पर जो है वो कम पड़ेगा। वापस आते हैं अपने केसली में। वन द क्रिस्टल ऑफ प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डॉप्ड विद अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज सच एज पीएस, एसबीएन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म, है ना। वन द क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम इज डॉप्ड, यानी जब हम लोग पेंटावैलेंट से 5 वैलेंसी वाले एटम्स को क्रिस्टल में जोड़ते हैं तो यहाँ एन टाइप का निर्माण होता है। When the crystal of germanium is dropped with arsenic, यहाँ arsenic दिखाया गया, the 4 valence electrons of AS atom form covalent bond, ये 4 कोवेलेंट बनाता है, और एक 5वां इलेक्ट्रॉन जो AS का होता है वो लूजली फ्री है। The energy required to detach the fifth, ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल जो वीक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी जो AS की पकड़ में अब कमजोर पड़ चुका है, वो उसमें से थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। देखिए क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच द 5th लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज ओनली ऑफ द ऑर्डर 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। बस इतना ऊर्जा दे देना है, वो भी फ्री हो जाएगा, और इसके लिए हम लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो थर्मल एनर्जी है, इट इज एनफ फॉर दिस। A small amount of energy provided to thermal agitation is sufficient to detach this electron from, and it is ready to conduct current. ये रूम टेम्परेचर पर ही इसको ऊर्जा दी जाती है, और ये अब तैयार हैं किसके लिए, कंडक्शन के लिए। तो आगे देखते हैं कैसे क्या क्या होता है, क्योंकि ये बीटा एन टाइप बन चुका है। अब आगे के डायग्राम में देखते हैं, इसमें से एस जो है जोड़ा जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना और कहानी करना शुरू करेगा, ठीक ना, ये इलेक्ट्रॉन और भी कहानी, और भी जैसे डोपेंट्स इसमें से जोड़ेंगे। अभी एक एटम का दर्शाया गया है, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि जैसे मोर डोपेंट माने पेंटावैलेंट को जोड़ेंगे तो इसी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्रिएट होगा। साथ में थर्मल एनर्जी की वजह से इसमें से होल्स भी क्रिएट होते हैं, और भी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से टूट कर बाहर निकलेगा और होल क्रिएट होगा। अब यहाँ हम लोगों को आगे देखना है कि मामला हो क्या रहा है, इसको समझना है। अब मामला समझ रहे हैं हो क्या रहा है। देखिए क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज हाई इम्प्योरिटी
आयन इज वीकेंड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जरा सा इसको समझना है, थोड़ा सा लिखा हुआ है ढंग से, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कठोर लग रहा हो, लेकिन इसमें से देखिए अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है अगर 5 रिप्लेस करेंगे तो +5। इसका पकड़ जो होता है ना, यहाँ जो बताया गया है, ये दिखाया गया है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ये 5 मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो निकला है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज जो इम्प्योरिटी आयन के बीच का जो पकड़ है, ये कमजोर हो जाता है। कैसे देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 और 1 5 न्यूक्लियस है ना, इसका पकड़ इसके बीच में कमजोर, थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस 1 2 यहाँ जो +5 दिखाया गया है ना, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसका पकड़ इस पर जो है, इसका एस का जो +5 दर्शाया जा रहा है, इसकी पकड़ इस पर कमजोर हो जाती है। वही बात यहाँ बताया गया है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मोबाइल, जो निकला है इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज +5 इम्प्योरिटी आयन इज वीकेंड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जाहिर सी बात है वहां डाइलेक्ट्रिक कौन है भाई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में क्या था कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वो घटा देता है ना, एंटी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहते थे, तो वहां यहाँ भी क्या करता है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन है, तो जाहिर सी बात है यार, क्योंकि उसको तो हम लोग कहीं रोक सकते नहीं, वो तो प्रैक्टिकली हर जगह है। तो ये क्या करता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, न्यूक्लियस का, ठीक, और ये जो पूरा जो +5 जो अगर मान लीजिए सब वहां से हम लोग निकाले तो न्यूक्लियस को जोड़ करके इसमें +5 का जो पकड़ होता है वो कमजोर हो जाता है। सो सच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इम्प्योरिटी एटम विल हैव एनर्जी, और इसी की वजह से क्या है कि इसकी एनर्जी की मात्रा थिक कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन के से कुछ कम होता है, जस्ट माइनर वैल्यू इसको हम लोग कह सकते हैं। तो यही बात यहां बताया गया कि सो सच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इम्प्योरिटी एटम विल हैव एनर्जी स्लाइटली लेस देन द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, अर्थात अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होता तो जाहिर सी बात है कि उसके पास एनर्जी बड़ा होता है ना, यहां से ये क्रॉस करके यहां तक जाता, तो जाहिर सी बात है इससे ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसके पास एनर्जी थोड़ी सी छोटी होती है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है उस पर पकड़ जो है इसका कमजोर हो गया है। इसके पीछे का वजह है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ जो है इस स्थान पर अवेलेबल हो सकता है कौन, ड्राई एयर, जो कि इसको क्या करता है, वीक करता है। अब हम लोग डे टू डे लाइफ में मीडियम चेंज करता रहेगा तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको कमजोर कर देता है। यही बात यहाँ बताई गई, गलत इंफॉर्मेशन न जमा करें। So such electron from impurity atom will have energy slightly less than the energies of electron in the conduction band. Therefore, the energy state corresponding to fifth electron is in forbidden energy gap and slightly below the lower level of conduction energy band. अर्थात ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जो दिखाया गया घेर करके, वो कंडक्शन एनर्जी बैंड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम कहने का मतलब हुआ कि द एनर्जी स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इन द फॉरबिडन गैप एंड स्लाइटली बिलो द लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। ये ऐसे जा रहा है लेकिन इसके पास थोड़ा सा एनर्जी जो है वो क्या होता है, कम होता है। यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर मान लिया जाए यहाँ हम दूसरे कलर में से इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा कम होता है। यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन दर्शाया जा रहा है, मान लिया जाए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, तो उससे थोड़ा सा एनर्जी क्या होगा, इसका कम होगा। सो लेट अस रन व्हाट विल हैपन एंड क्या है, दिस एनर्जी लेवल इज कॉल्ड डोनर लेवल। यही एनर्जी लेवल जो है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डोनर लेवल।
ये जो है ना, इसी को डोनर लेवल कहा जाता है। क्या कहते हैं? डोनर लेवल। लेवल हो गया। अब इसको आगे देखते हैं। दिस इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड डोनर। अब है एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर को डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। अब इसी तरह से बहुत सारा अगर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन हम लोग देंगे, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, है ना। लेकिन इसके साथ एक प्रमुख घटना और भी घटेगी, क्योंकि जब जब इलेक्ट्रॉन की संख्या एन टाइप में बढ़ेगी तो जो पहले से थर्मल, जो पीछे बताया गया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को वैलेंट बॉन्ड तोड़ करके बाहर निकलेगा, क्रिएटिंग होल्स। तो वो जो होल्स बना था ना, उसकी संख्या लगातार घटती चली जाती है, क्योंकि ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी काफी है ना, पर्याप्त है। जो घटता है वो फंसा हुआ रहता है ना, देखिए यहाँ लटका हुआ है बेचारा, न इधर का न उधर का, तो इसको थर्मल एजिटेशन की वजह से, हीट एनर्जी की वजह से उतना मिल जाता है, और फिर ये कंडक्शन एनर्जी बैंड में चला जाएगा। लेकिन इस दौरान और भी घटनाएं घटती हैं, जिसके तरफ हम लोग आते हैं। कैरियर कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डॉट टू डोनर इम्प्योरिटी, है ना, जिसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 है, नॉट ओनली, केवल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं इंक्रीज करता है, बल्कि क्या होगा, द नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेस बिलो दैट व्हिच वुड बी अवेलेबल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो बना था पहले, जो रूम टेम्परेचर पर बनता है, वो जो होल्स क्रिएट हुआ था उसकी संख्या लगातार घटती चली जाती है। मगर क्यों? तो इसका जवाब है नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेस बिकॉज़ द लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, क्योंकि इसमें से एक डॉकिंग किए हुए है, ऊपर से वो तोड़ करके निकला हुआ है ना, वो बंदर जो निकला हुआ है उछल करके, वो वैलेंट बॉन्ड से तोड़ करके बाहर, वो भी है। ऊपर से हम लोग जो है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जोड़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेस बिकॉज़ द लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट जो होता है, वो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद होल इंक्रीज कर जाता है। एक तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल था पहले, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग फ्री कर दिए, डोपेंट डाल करके, पेंटावैलेंट डाल करके, और डालेंगे और बढ़ेगा। तो ये सब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बढ़ रही है, लेकिन साथ में बेचारा जो पहले से होल्स क्रिएट हो रहा था ना, वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से घटता चला जाता है। यही वजह है कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल्स की संख्या कम होती हुई रहती है और इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बादशाह बना हुआ है, तो इसीलिए एन टाइप में क्या होगा, मेजर चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन, माइनर चार्ज कैरियर कौन होगा, तो होल्स होंगे। अगर एन और पी रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन रेस्पेक्टिवली इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन गुना पी बराबर यहां जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स बराबर नंबर ऑफ इंट्रिंसिक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था और वहां जो फ्री होल्स था उसकी संख्या बराबर हो रही थी, इसलिए ये दोनों बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। वेरन आई एन एन पी जो इंट्रिंसिक कैरियर चार्ज कंसंट्रेशन था पहले बताया हुआ है उसमें, तो ये जो है एन आई के यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा इसको आप खैर हम कर दिए, ये बात ध्यान रखना है, एक एक बात सोच समझ करके सामने में रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन या बिलो एवरेज बात दिमाग में नहीं आए। आगे बढ़ते हैं। The rate of combination of electrons and holes is proportional to n and p। जितना नंबर ऑफ होल्स है, जितना नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर निर्भर करता है, और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो दोनों के गुणनफल के पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स।
सिंस द रेट ऑफ रिकम्बिनेशन इज, लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये रिकम्बिनेशन जो होता है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स होता है, निर्धारित होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होता है। खाली मोटा मोटी कर देंगे रिकम्बिनेशन होता है, रिकम्बिनेशन होता है। अरे भाई अलग अलग तापमान पर अलग अलग होगा। That's why I have written here, since the rate of recombination is fixed at a given temperature, therefore the product NP must be क्या होता है, यानी at T बराबर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो एक गिवन टेम्परेचर पर NP बराबर भी N गुना P बराबर भी कांस्टेंट होता है। भाई कांस्टेंट होता है ना, एक गिवन टेम्परेचर पर ये कांस्टेंट होगा। अब बारी आता है when the concentration of electrons is increased above the intrinsic value by the addition of, क्योंकि हम लोग जो जोड़ रहे हैं ना, वहां पहले क्या था, जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स था उतना ही नंबर ऑफ होल्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से पेंटावेलेंट एटम्स को ऐड कर रहे हैं, और वो भी बाय बॉम्बार्डिंग कंडीशन के विरुद्ध, है ना। बोला गया था ना कि एक पेरेंट एक एटम जोड़िए मिलियन में, हम लोग वहां बॉम्बार्ड करते चले जा रहे हैं, ऐसे भी इसकी संख्या बहुत ज्यादा है ना। दिखाया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 टू द पावर 29 एटम्स अवेलेबल होते हैं। तो when the concentration of electrons is increased above the intrinsic, जो इंट्रिंसिक में क्या था भाई, Ne बराबर Pi, है ना, Pi। तो जब हम लोग जोड़ते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। द एडिशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटी, द कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स फॉल्स, है ना, जो नंबर ऑफ होल्स था उसकी संख्या नीचे गिरेगी, एंड मेकिंग द प्रोडक्ट NP कांस्टेंट, यानी Ne स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बात जान जाइए कि जब हम लोग एडिशन करते हैं तो वहां घटनाक्रम क्या होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज above the intrinsic value by the addition of donor, जब हम लोग डोनर इम्प्योरिटीज को जोड़ते हैं तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स जो होगा वो फॉल कर जाएगा, नीचे कर जाएगा, बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। यहां तक कि जो इंट्रिंसिक में बना हुआ था उससे भी नीचे चला जाता है, क्योंकि वहां Ni बराबर FPi थी, उसके भी नीचे चला जाता है, मेकिंग द प्रोडक्ट NP a constant equal to Ni स्क्वायर। और यहां तक गिर जाता है कि Ni और Np का प्रोडक्ट जो है Ni के स्क्वायर, जहां Ni बोला गया था नंबर ऑफ क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीछे बताया हुआ है सारा बात। आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं अब P टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। कहानी था पेंटावेलेंट, वहां हम लोग जान गए कि N टाइप में अधिक जो चार्ज कैरियर है कैसे कैसे हुआ, इसको ध्यान में रखना है। पेंटावेलेंट जोड़े पहले से होल्स जो क्रिएट हो रहा था तो उसकी संख्या जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में था उससे भी नीचे चला जाता है, एकदम नीचे चला जाता है। बहुत लोग बोलेगा रिकम्बाइन कर जाता है, तो सीधा बोलिए भाई कि इसका एक टेम्परेचर जो होता है ना, उसका रिकम्बिनेशन जो है वो N और P का मान कांस्टेंट रहेगा। इसका जो है अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वैल्यू होता है, जरा इस पर ध्यान देंगे। अब आते हैं P टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। सीधी सी बात है, वन द क्रिस्टल ऑफ प्योर क्रिस्टल, क्योंकि यहाँ दूसरा तो हम लोग ले ही नहीं सकते हैं। पिछले लेक्चर में बहुत मेहनत किया गया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पहुंचने के पीछे, है ना। तो व्हेन द क्रिस्टल ऑफ प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डॉप्ड विद 5 वैलेंट इम्प्योरिटी, 3 वैलेंट, है ना, भीख मांगना शुरू कर देगा। ये खाली जगह है, सच है इंडियम, बोरोन, है ना, Ga, गैलियम, Al, P टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो बनता है। वन द क्रिस्टल ऑफ प्योर सिलिकॉन, है ना, ऑफ प्योर जर्मेनियम G डॉप्ड विद इंडियम, यहाँ जो किया गया है वो इंडियम से किया गया है। पहले दिखाए 4 + 3 बराबर 7 प्लस आली कटोरा, है ना, ये हो गया होल, जिसको हम लोग होल बोलेंगे। When the crystal of pure germanium is docked with indium
द थ्री कोवेलेंट यानी थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आईएन एटम का होगा वो क्या करेगा, फॉर्म करेगा तीन कोवेलेंट बॉन्ड विद थ्री जर्मेनियम एटम एंड द वैकेंसी दैट जो खाली जगह बचता है विद द फोर्थ कोवेलेंट बॉन्ड विद फोर्थ जी एटम कंस्टिट्यूट अ होल। यहां देखिए इंडियम एक बेचारा इसका इलेक्ट्रॉन यहां इन्वॉल्व हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां इन्वॉल्व हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अब ये जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन और है, लेकिन इस जगह पर क्या बन रहा है, होल क्रिएट हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। आगे के स्टेप्स में देखते हैं क्या होगा। जो उद्देश्यपूर्ण होल क्रिएट किया गया, द होल विच इज डेलिबरेटली यानी उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्य है तभी तो है ना, इसको जो क्रिएट किया गया deliberately created may be filled with an electron from neighboring atom creating a hole in that position from where the electron jumps। पीछे पीछे पर रखते हैं, हाँ खतरनाक जगह है। ये होल हो गया, ठीक क्रिएट कर गया। अब यहाँ क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो हम लोग उद्देश्य एक उद्देश्य के साथ होल क्रिएट करवाए हुए हैं, है ना, द होल which is deliberately created by may be filled with an electron from इसके पास हम लोग तो भाई जब क्रिएट करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ एनर्जी इसमें से एक्स्ट्रा होगा, है ना। तो ये जो होल क्रिएट हुआ वो हो सकता है नेबर एटम से आकर के क्या हो जाए, फिल्ड हो जाए। तो फिर क्या हो गया भाई साहब, फिर तो होल क्रिएट हो गया ना। वही बात इस जगह पर यह कहा जा रहा है कि the hole which is deliberately created may be filled with an electron from neighboring पड़ोस के एटम से भर सकता है, creating a hole in that position from where the electron jumps। Therefore the trivalent impurity atom is called acceptor। खाली चक्कर में लगा रहता है ये कि भैया मेरा कटोरा भर दो, मेरा कटोरा भर दो, ये खाली हो गया है ना, ये खाली हो गया, फिर इसका कटोरा भरने के चक्कर में यहाँ खाली होगा, है ना। ये प्रक्रिया चलती रहती है, डॉपेंट्स की संख्या बढ़ेगी तो कटोरे वाले की संख्या भी बढ़ जाएगी ना। आते हैं आगे, ये एक्सेप्टर है, लेने वाला है। सिंस द होल इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी टाइप कंडक्टर। एक बात ध्यान रहे, होल क्रिएट हो रहा है, यहाँ था फिर यहाँ आया, फिर इसके बाद में ये जो है यहाँ जंप करेगा तो देख रहे हैं ये क्रिएट हो जाएगा होल। तो जो है इस तरह से होल का मूवमेंट समझा जाता है, ऐसा नहीं कि होल निकल कर भाग रहा है, ये सब फालतू बकवास है। द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी प्रोड्यूसेस एन एनर्जी लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बॉन्ड, दिस एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल। यहाँ अब हम लोग वापस आते हैं, यहाँ देखिए क्या होगा कि वैलेंस बैंड के वहां था कंडक्शन बैंड, जरा सा यहाँ गौर करने वाली बात है। देखिए द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी प्रोड्यूसेस एनर्जी लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, उसमें जो क्रिएट हो रहा था, हाँ ये अंतर है दोनों में, बहुत जबरदस्त अंतर है, ध्यान देना। थोड़ा सा बारीक बात है कि एन टाइप में जो डोनर लेवल क्रिएट हो रहा था वो कंडक्शन एनर्जी बैंड के थे या इससे नीचे, है ना, थोड़ा सा उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन होता तो उसके एनर्जी लेवल से थोड़ा सा कम होता। इसमें क्या है, वैलेंस एनर्जी बैंड के आते हैं, वैलेंस एनर्जी बैंड के ऊपर जस्ट यहाँ क्रिएट होता है। तो इसी को हम लोग यहाँ therefore this type of semiconductor is called, यहाँ जो है the acceptor impurity produces an energy level just above the valence band। इसको जोड़ने से क्या होगा, एक एनर्जी लेवल क्रिएट होगा, उसमें भी हो रहा था लेकिन कंडक्शन एनर्जी बैंड के नीचे हो रहा था, इसमें ऊपर होगा किसके, वैलेंस एनर्जी बैंड के, इसी को कहा जाता है एक्सेप्टर लेवल। अब है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल एंड टॉप ऑफ द वैलेंस इज मच स्मॉलर देन द बैंड गैप। ये देखिए अभी आते हैं, देखिए ये बोल रहा है ना कि जो वैलेंस एनर्जी बैंड है ये वाला जो है ये टॉप लेवल का एनर्जी लेवल, और ये वाला जो गैप्स है ना, जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बना है,
इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, वो गैप से भी बहुत कम होता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे ये बात ध्यान रखना है, इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है। द एनर्जी डिफरेंस यानी ऊर्जा में अंतर जो है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और वैलेंस एनर्जी लेवल के टॉप बैंड के बीच में, वो बैंड गैप और बिडन एनर्जी गैप से कम होता है। अब ये उछल को शुरू करेगा, है ना। Electrons from valence band can therefore easily move into the acceptor level by being thermally agitated। जब कमजोर आदमी पड़े ना तो सब कोई ठोकना शुरू करता है ना। देखा गया कि यहाँ एनर्जी तो फटाफट जो है यहाँ तक तो पहुंच ही सकता है ना, थोड़ा सा हीट एनर्जी चाहिए और इसमें से हम लोग देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जो है वातावरण ऊपर वाला जो है हमेशा प्रोवाइड करते रहता है, मस्त ढंग से लेगा आगे बढ़ जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। हमेशा ये कटोरा लेके बैठने वाला है। लेकिन यहाँ एक बात समझिएगा कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर द मेजर चार्ज कैरियर्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनर चार्ज कैरियर। ये भाई ये वाला ध्यान रखना है ना। ऐसे ऐड करेंगे कि ये तो ये हालात हुआ, पूरे क्रिस्टल में तो हल्का मचा दिया, दूसरे एटम में डालेंगे फिर वहां होल क्रिएट होगा, फिर बगल वाला जाकर के उसको जो है फिल करेगा, फिर वहां जो है पानी। अगर हम लोग एक तरह से देखें तो पता चलता है, जरा सा पता तो चले वो क्या रहा है। देखिए एक डाले एक होल, दूसरा इंडियम डालेंगे दूसरा होल आएगा। अच्छा ये होल जो आया इसको फिल करने के लिए फिर एक होल आ गया ना, इसको फिल किया है, होल क्रिएट हो गया। तो आप जैसे जैसे इम्प्योरिटीज एटम को डालते चले जाएंगे, इंडियम को डालते चले जाएंगे, तो होल की संख्या बढ़ती चली जाएगी। पहले से भी होल है इसमें, रूम टेम्परेचर पर पहले से होल था, ठीक। और यहाँ जो हम लोग डाले इम्प्योरिटी उसे और होल बढ़ गया, तो होल की संख्या कैसे बढ़ती है ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो भाई पहले से रूम टेम्परेचर पर होल क्रिएट है, वहां होल की संख्या और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर। अब हम लोग उसमें से क्या किए, 3 वैलेंसी वाला डाल दिए, तो जाहिर सी बात है एक होल और बढ़ गया। तो वहां जो क्रिएशन पहले से नंबर ऑफ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन था उसमें से एक बढ़ गया। अब इसी तरह से आप अगर आयन एटम जो है या जी एटम डालते चले जाएंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में, जाहिर सी बात है बढ़ता चला जाएगा इसकी संख्या। दैट्स व्हाई यहाँ ध्यान रहे कि होल्स आर द मेजर चार्ज कैरियर्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनर चार्ज कैरियर्स। इट कैन बी शोन दैट क्या जो एनपी था वो एन तो वो हमेशा दोनों में बराबर होगा। ये वाला जो है जो केसेस ऊपर में बताया गया वही केसेस यहाँ भी आता है, रिकम्बिनेशन होगा, ये भी बात सही है। तो इलेक्ट्रॉन तो एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन तो दोनों बराबर, ऊपर से एक होल बढ़ गया। अब इसके वजह से रिकम्बिनेशन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन बेचारा वो जो था वो भी उसकी संख्या कम हो जाएगी ना, और होल्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्रीवियस में जो एन टाइप में दिखाया गया सिमिलर कंडीशन यहाँ भी ये लिखना चाहिए आपको एग्जाम में अगर यदि आता है तो इसके डिस्क्रिप्शन सही सलामत होनी चाहिए, है ना। अच्छी बात लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है वो खुश होकर के नंबर दे देगा। शॉर्टकट तो सब लिखेगा ना, सब्जेक्टिव का यही तो डिमेरिट है, हर कोई एक ही प्रश्न लिखता है, किसी को ज्यादा मार्क्स आता है तो इसके पीछे का वजह है सही ढंग से एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि वहां शुरू हम लोग किए हुए थे तो वहां बताया हुआ था डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप पी टाइप बन गया। अब हम लोग डिफरेंस को देख लेते हैं और उसके बाद जिंदाबाद फिर शुरू हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग जानते हैं कि ये इसका जो है प्योर ग्रुप जो है 4A या 4A ग्रुप एलिमेंट होता है। ये है एक्सट्रिंसिक में जब हम लोग ये जो 4 वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जरा सा इसको हम सादा कर लेते हैं भाई, हाँ 4 वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ऑफ प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम है। इसी में से अगर हम लोग एक्सट्रिंसिक में या तो 5 वाला जो एलिमेंट को ड्रॉप करेंगे या नहीं तो
3 वाला 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉप करेंगे तो जो रिजल्टिंग आएगा वो एक्सट्रिंसिक आएगा। ये 2 प्रकार का होता है, एन टाइप पी टाइप अभी तुरंत निकले हैं। कंडक्टिविटी थोड़ा होता है, लो टेम्परेचर पर चले जाइए वो भी नहीं होगा, है ना। यहाँ जैसे हम लोग इसको डालते हैं तो देखिए ना कैसे एक डोनर लेवल बन गया और एक एक्सेप्टर लेवल बन गया। एक्सेप्टर लेवल जो है वो वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर बना है, उसके पास एनर्जी का मात्रा उतना ही है, थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो ग्रेटर देन आपका वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन है उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब आता है कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, इसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा, है ना। कंडक्टिविटी यहाँ डिपेंड करेगा कि आप इम्प्योरिटी कितना जोड़ रहे हैं, उसका प्रोपोर्शन कितना है, इस बात पर निर्भर करेगा। बार बार हम बोल रहे हैं इम्प्योरिटी के बारे में, संशय नहीं होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड 1 एटम इन मिलियन बताया गया, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू। लेकिन जेनर डायोड और भी स्पेशल डायोड जो होते हैं उसमें ये प्रोपोर्शन बदल सकता है। चलिए अब आता है नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज इक्वल टू, इसमें तो हम बार बार अभी हम लोग देख रहे थे कि जितना नंबर ऑफ होल्स होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ क्या है, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो ग्रेटर देन द होल्स और पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन द दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों में अंतर है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। फिर एक बार हम इसको ट्रेस कर देते हैं, जितना जरूरत है एग्जाम में उतना पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं। फाइनली एक काम और कर लेते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल्स, है ना, ये बात यहाँ ध्यान रखना है। मेटेलिक कंडक्टर, हम बार बार सॉलिड की बात कर रहे हैं, वही सॉलिड टूल से ही जो बोला गया उसी के अनुसार चल रहे हैं। सेमीकंडक्टर मेटल हो गया, सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर एट 0 केल्विन, 1 नंबर का इंसुलेटर होगा, कुछ नहीं सुनने वाला, ठीक। लेकिन ये इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, लेकिन यहाँ अगर टेम्परेचर बढ़ा मेटल का तो कंडक्टिविटी डिक्लाइन करेगा, नीचे उतरेगा। इसमें जो है सेमीकंडक्टर जो है राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, कितना बड़ा, जैसे हम बोले ना कि भाई अगर यदि आप एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, पीछे दिखाया गया था, ये ओम के नियम का पालन करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत जरूरी बात है, सेमीकंडक्टर के बारे में ये आइडिया होना चाहिए। तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, यहाँ क्या है, कंडक्टिविटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये आंतरिक गुण है इसका, भाई कंडक्टर का, ये ऐसा पर निर्भर नहीं करता। अगर कहीं आप पढ़े गलत पढ़े हैं, सीधी बात समझिए, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर जो है वो विशुद्ध गुण होता है, इंट्रिंसिक का मतलब विशुद्ध गुण, है ना। तो कंडक्टिविटी इज एन विशुद्ध गुण होता है किसका, प्रॉपर्टी मेटल का, इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए तो हम लोग सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर मानते हैं। जो कंडक्टर्स का कैटेगराइजेशन किया गया है, हम ये बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये विशुद्ध गुण की वजह से होता है। चलिए तो साफ करते चले जाते हैं। does not obey Ohm's law or only partially obey। सबसे पहला बात है कि ये Ohm's law का पालन जो है आप कितना संभाल के दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लगभग ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक। वेरी लो, अगर मान लीजिए कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब ऐसा बात होगा, ये तो करेगा ही, है ना, ये करता है। और मेटल डोपिंग द सेमीकंडक्टर्स विद इम्प्योरिटी वास्टली इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी। आगे यदि हम लोग डॉपिंग करते हैं तो इसके कंडक्टिविटी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। दूसरे पक्ष में इसमें से अगर आपको मेकिंग एलॉय विद अनदर मेटल डिक्रीजेज द कंडक्टिविटी, है ना, जब दूसरे मेटल के साथ मिक्स करेंगे तो एलॉय बनेगा ना, बहुत सारा एलॉय है, बहुत सारे एलॉयज हैं, जैसे कांस्टेंट जिसको कि कहा जाता है यूरेका भी, है ना, मैग्नाइन हो गया और भी ब्रोंजे वगैरह, बहुत सारा जो एलॉयज है
तो उसमें से कंडक्टिविटी का मान क्या होता है, घटता चला जाता है। तो ये रहा दोनों में अंतर। अब ये दोनों पार्ट समाप्त हो चुका है। पी टाइप एन टाइप पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद हम लोग सीधा चले आ रहे हैं पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन डायोड। यहाँ जो मोबिलिटी की बात बताई गई है, इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा फोकस करना है तो वहां बात और भी क्लियर समझ में आएगा। वो हम जल्दी अगले लेक्चर के साथ उपलब्ध होते हैं। सबको शुभ रात्रि।